नमस्कार सभी जनता, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड नाइट, जब भी आप वीडियो देख रहे हैं। तो आज की वीडियो लेक्चर में अपन मॉडल पेपर जो सॉल्व कर रहे थे उसका प्रश्न संख्या 21 देखेंगे। तो लास्ट लेक्चर में अपन प्रश्न संख्या 1 से लेकर के 20 तक के उत्तर देख चुके थे, ठीक है। तो अब लघुत्तरीय प्रश्न है और एक लघुत्तरीय प्रश्न के लिए आपको 5 अंक दिए जाएंगे। और आपके एग्ज़ाम में लघुत्तरीय प्रश्नों की संख्या होती है 5, ठीक है। 21 से लेकर के 26 तक यहाँ पे लघुत्तरीय प्रश्न दिए हैं, उसके बाद द्विगुत्तरीय हैं। तो हमारा जो लघुत्तरीय में पहला प्रश्न है, मतलब वैसे तो यहाँ पे 21 है, लघुत्तरीय का पहला ही है, ठीक है। तो प्रश्न संख्या 21 है, जिसमें दिया अधिकांश गुटनिरपेक्ष देशों को न्यूनतम विकसित देशों की श्रेणी में क्यों रखा जाता है। यानी कि ज़्यादातर जो गुटनिरपेक्ष आंदोलन में शामिल होने वाले देश थे उन्हें न्यूनतम विकसित देशों की श्रेणी में क्यों रखा जाता है। तो गुटनिरपेक्ष आंदोलन में ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे ही देश शामिल हुए थे जिनका विकास कम से कम हुआ था, इन्हें नई नई आज़ादी मिली थी। और उससे पहले जो देश गुलाम रहा होगा तो उसका विकास तो वैसे भी नहीं हुआ होगा, है ना। चलो इसका आंसर देखते हैं। तो आपको ऐसे ही लिखना है, ठीक है। उत्तर क्रमांक 21। एग्जाम में आपको प्रश्न उतारने नहीं होते हैं, ठीक है। तो आप इस तरह से लिखोगे उत्तर क्रमांक 21, उसके बाद इसका आंसर लिखना है, ठीक है। जैसे मैंने लिख रखा उसी तरह आप लिखोगे। आ गई ना बात समझ में। चलो इसे समझने का प्रयास करते हैं। गुटनिरपेक्षता की नीति अपनाने वाले ज़्यादातर देश नव स्वतंत्र राष्ट्र थे। यानी कि गुटनिरपेक्ष में शामिल होने वाले देश ज़्यादातर कैसे थे, जिन देशों के लिए आज़ादी मिली थी, है ना, नई नई आज़ादी मिली थी, तो वही देश इसमें शामिल हुए थे, ठीक है। जैसे भारत था, भारत को 1948 में, वो 1947 में आज़ादी मिलती है ना। भारत कब आज़ाद होता है? 1947 में, ठीक है। तो ऐसी जो भारतीय गुटनिरपेक्ष आंदोलन का जो मुखिया था वो कौन था? भारत ने शुरुआत करी थी, है ना। यानी कि नेहरू जी ने शुरू की थी गुटनिरपेक्ष आंदोलन को। शुरू करने वाला देश जो भारत था, और भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? नेहरू जी, है ना। पंडित जवाहरलाल नेहरू होते हैं, ठीक है। अब पढ़ लेते हैं, चलो। इन देशों की राष्ट्रीय आय बहुत ही कम थी। आप एक बात तो समझ रहे होंगे, ये देश पहले से गुलाम थे, इन्हें नई नई आज़ादी मिली थी, तो क्या था इनके, मतलब ये बहुत ज़्यादा गरीब तो होंगे ही, है ना, क्योंकि अंग्रेज़ों ने उनका खून चूसा था। मतलब इनकी अर्थव्यवस्था का लाभ सिर्फ अंग्रेज़ों ने उठाया था। तो इनकी जो इन देशों की राष्ट्रीय आय बहुत कम थी। यानी कि राष्ट्रीय आय का मतलब होता है जीडीपी, यानी कि देश की आय, सकल घरेलू आय कम थी, ठीक है। और जीवन यापन, शिक्षा का स्तर तथा विकास का स्तर निम्न था। यानी कि यहाँ के लोगों को जो जीवन यापन का मतलब जीवन यापन करने का तरीका था वो भी बहुत ही निम्न था, यानी कि उनका विकास कम हुआ था, है ना। शिक्षा का स्तर भी बहुत ही गिरा हुआ था भारत में। और जितने भी गुटनिरपेक्ष आंदोलन में शामिल होने वाले देश थे उन सब का स्तर ऐसा ही था लगभग भारत की तरह, क्योंकि वो कहीं ना कहीं पहले गुलाम रह चुके थे, है ना। विकास का स्तर निम्न था। निम्न का मतलब होता है कम, ठीक है। बहुत ही कम यहाँ विकास हुआ था। और शिक्षा के क्षेत्र में विकास कम हुआ था। और इनका जीवन यापन का करने का जो तरीका था वो भी कैसा था? निम्न था, नीचा था बहुत, ठीक है। उसके बाद है नेक्स्ट पॉइंट मैंने लिखा है, इन देशों के सामने सामाजिक एवं आर्थिक विकास करने की चुनौती थी। इन देशों के सामने सबसे बड़ी चुनौती ये थी, क्योंकि इन्हें नई नई आज़ादी मिली थी, तो ये अपना सामाजिक विकास कैसे करें, अपने समाज को ऊपर कैसे उठाएं, और आर्थिक विकास करने की भी चुनौती थी। यानी कि अपने आप को अमीरों की श्रेणी में कैसे ले जाएं। तो इनके सामने ये सबसे बड़ी चुनौती थी, ठीक है। ये देश राजनीतिक रूप से स्वतंत्र होने के बाद भी आर्थिक रूप से काफ़ी पिछड़े हुए थे। राजनीतिक रूप से तो ये स्वतंत्र हो गए, मतलब राजनीति के तौर पर इन्हें आज़ादी तो मिल गई, लेकिन अब भी ये आर्थिक रूप से, यानी कि धन दौलत से, रुपया पैसा से, टेक्नोलॉजी में, हर तरह से कैसे थे? स्कूल, शिक्षा, अस्पताल, सब इन सारे क्षेत्रों में ये अब भी पिछड़े हुए थे, क्योंकि यहाँ पर अंग्रेज़ों ने इतना विकास तो नहीं किया था, है ना। तो इनकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। अतः अधिकांश देशों ने स्वयं को गुटों से दूर रखते हुए गुटनिरपेक्षता की नीति को अपनाया। गुटनिरपेक्षता की नीति को शुरुआत करने वाला था भारत, ठीक है। और यहाँ के प्रधानमंत्री होते हैं उस समय पंडित जवाहरलाल नेहरू, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री होते हैं। तो गुटनिरपेक्ष आंदोलन में ज़्यादातर देश कैसे शामिल हुए थे? जिनका विकास कम हुआ था, है ना। अल्प विकसित देश थे जिन्हें नई नई आज़ादी मिली थी और आर्थिक रूप से बहुत ज़्यादा पिछड़े हुए थे, ठीक है। इसीलिए इनके लिए रखा जाता है ऐसी श्रेणी में, अल्प विकसित श्रेणी में रखा जाता। अल्प विकसित मतलब इनका विकास कम हुआ हो,
तो ऐसे देश ही शामिल थे जिनका विकास न्यूनतम था, कम था। ठीक है, इन्हीं स्थितियों के कारण अधिकांश गुटनिरपेक्ष देशों को न्यूनतम विकास, न्यूनतम मतलब होता है कम, कम विकसित, ठीक है, न्यूनतम विकसित या अल्प विकसित देशों की श्रेणी में रखा गया। ये देश जातीय संघर्ष और सामाजिक समस्याओं से पीड़ित थे। ठीक है, ये देश जातीय संघर्ष और सामाजिक समस्याओं से पीड़ित थे। तो गुटनिरपेक्ष आंदोलन का मतलब होता है, देखो उस समय की राजनीति में दो महाशक्तियाँ थीं, एक था अमेरिका, ठीक है, एक शक्ति थी अमेरिका और दूसरी शक्ति का नाम था सोवियत संघ। दूसरी शक्ति थी सोवियत संघ। शीत युद्ध खत्म होता है तो विश्व की राजनीति में दो महाशक्तियों का उदय होता है, एक तो होती है अमेरिका, दूसरी होती है महाशक्ति सोवियत संघ। ठीक है, जिन देशों को नई नई आज़ादी मिली थी तो ये महाशक्तियाँ थीं, तो ज़्यादातर देश इनके साथ जुड़ रहे थे, महाशक्तियों के साथ। ठीक है, क्योंकि ये छोटे छोटे देश थे, आ रही ना बात समझूँ, छोटे छोटे देश थे तो इन महाशक्तियों के साथ जुड़ रहे थे, अपने आप को इनके साथ जोड़ रहे थे ये। ठीक है, सारे देश किसके साथ जोड़ रहे थे? महाशक्तियों के साथ। कौन सी महाशक्तियों के साथ? कुछ लोग अमेरिका के साथ जुड़ रहे थे, कुछ सोवियत संघ के साथ, क्योंकि विश्व की राजनीति में दो ही सबसे बड़ी महाशक्तियाँ थीं, एक अमेरिका, एक सोवियत संघ। ठीक है, इन दोनों की विचारधारा अलग अलग थी। इसकी पूंजीवादी विचारधारा थी, ठीक है, ये पूंजीवाद का समर्थक था, और ये था इसकी विचारधारा थी साम्यवादी। इसकी विचारधारा थी ये यानी कि साम्यवादी थी, यानी कि साम्यवाद का ये समर्थक था, साम्यवादी थी, ये पूंजीवादी व्यवस्था थी। तो मतलब इन दोनों विचारधाराओं की लड़ाई थी। ये कहता था साम्यवादी जो व्यवस्था है वो बेहतर है, लेकिन अमेरिका मानता था कि पूंजीवादी व्यवस्था बेहतर है। ठीक है, तो कुछ लोग इस व्यवस्था का समर्थन कर रहे थे तो वो अमेरिका के साथ जा रहे थे। कुछ लोगों का या कुछ देशों का मानना था कि साम्यवादी व्यवस्था बेहतर है तो वो इसके साथ जा रहे थे। तो इन्हीं दो विचारधाराओं की लड़ाई थी। लेकिन जिन देशों को नई नई आज़ादी मिली थी वो लोग इन दोनों विचारधाराओं से दूर जा रहे थे। बोले भारत जैसे देशों ने जिन्हें नई नई आज़ादी मिली थी वो चाहते थे कि हम इन दोनों गुटों से अलग रहें, अपनी स्वतंत्र नीति अपनाएं, हमें किसी के पीछे भागने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो आपको ये क्वेश्चन तो क्लियर हो गया होगा। अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, यानी कि अभी हमने पढ़ा था 21, अब क्वेश्चन संख्या हमारी 22। किन बातों के कारण गोर्बाचेव सोवियत संघ में सुधार के लिए बाध्य हुए? ठीक है, तो गोर्बाचेव हमारा ये प्रश्न संख्या होगी 22, है ना। तो हमें लिखना है इस तरह से ही, ठीक है, उत्तर क्रमांक 22 डालना है। ठीक है, और 1885 ईस्वी में कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव गोर्बाचेव बने। तो 1885 ईस्वी में, और देखो जो कम्युनिस्ट पार्टी होती, सोवियत संघ में जो पार्टी है उसका नाम था कम्युनिस्ट पार्टी। ठीक है, तो उसके महासचिव बनते हैं गोर्बाचेव। उस समय सोवियत संघ में अनेक समस्याएं उत्पन्न हो गई थी। सोवियत संघ में मतलब बहुत ज़्यादा कमियां दिखाई देने लगी। सोवियत संघ था वो एकदम से मतलब उसका अस्तित्व जाने ही वाला था, यानी कि बिखरने लग गया था वो। ठीक है, वहाँ की अर्थव्यवस्था थी बदहाल थी, तथा इसमें सुधार करना आवश्यक हो गया था। निम्नलिखित समस्याओं के कारण गोर्बाचेव सोवियत संघ में सुधार के लिए बाध्य हुए। मतलब इन्हीं समस्याओं को देखते हुए वो क्या होते हैं, बाध्य होते हैं कि ऐसा कुछ किया जाए जिससे जो अर्थव्यवस्था है वो फिर से दोबारा से पटरी पर लाई जाए। ठीक है, उसके लिए वो क्या क्या करते हैं, चलो मैं यहाँ किताब से ही दिखा देता हूँ आपको। ठीक है, तो यहाँ पे दे रखा है, पहली हेडिंग है सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में उन्नति के लिए इन्होंने क्या किया। मिखाइल गोर्बाचेव ने जब साम्यवादी पार्टी के महासचिव के रूप में सत्ता संभाली, या साम्यवादी पार्टी के महासचिव के रूप में संभाली। ठीक है, यानी कि जो महासचिव बनते हैं, साम्यवादी पार्टी के महासचिव बनते हैं, तो क्या करते हैं, उस समय सोवियत संघ सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में पश्चिमी देशों की अपेक्षा पिछड़ रहा था। पश्चिमी देशों का मतलब है यहाँ से अमेरिका से। ठीक है, क्योंकि टक्कर तो इन्हीं दो महाशक्तियों के बीच थी, अमेरिका और सोवियत संघ। ठीक है, तो अमेरिका जो पश्चिमी यूरोप ये देश था, ठीक है, पश्चिमी यूरोप के देश इसमें शामिल हो जाते हैं अमेरिका के साथ। तो इसकी ये बहुत ज़्यादा तरक्की कर रहा था, इसकी उन्नति बहुत ज़्यादा आगे बढ़ रही थी। ठीक है, लेकिन सोवियत संघ की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई। इसमें देश जितने भी शामिल थे उनकी भी स्थिति वैसी हो गई इसी की तरह, क्योंकि मेन रूप से सत्ता तो सोवियत संघ ही चला रहा था, है ना।
तो गोरबाचेव की ये जिम्मेदारी थी कि यहाँ भाई जो अर्थव्यवस्था इसकी ख़राब हो गई है, टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में ये पिछड़ रहा है, इसे सुधार आ जाए। ठीक है, तो क्या करते हैं वो, सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र में पश्चिमी देशों की अपेक्षा ये पिछड़ रहा था, इसलिए वो सुधार करने की कोशिश करते हैं। और क्या करते हैं, पश्चिम के देशों से संबंध सामान बनाने के लिए इस शीत युद्ध के समय सोवियत संघ के संबंध पश्चिमी देशों से, विशेष रूप से संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ अच्छे नहीं थे। अब ये तो मैंने बता ही दिया था, क्योंकि इनकी विचारधारा अलग अलग थी दोनों की, है ना, सोवियत संघ और ये अमेरिका की। तो इससे सोवियत संघ के इससे संबंध हैं खराब थे कि आपस में टकरा रहे थे, दोनों की विचारधारा अलग थी। तो इन्हें लगने लग गया था कि हमें कहीं ना कहीं पश्चिम के देशों से अपने जो संबंध है वो बेहतर बनाने की ज़रूरत है। ठीक है, तभी यहाँ पे बताया गया, शीत युद्ध के समय सोवियत संघ के संबंध पश्चिमी देशों, विशेष रूप से संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ अच्छे नहीं थे। ऐसे में गोरबाचेव ने सैन्य व्यय को कम करके, सैन्य मतलब अपने सैनिक पर खर्चा कम करके, पश्चिम के देशों से संबंध सामान बनाने के लिए सुधार शुरू किया। उन्होंने सोचा कि हम बहुत ज़्यादा सेना वैसे ही पाले हैं, लड़ाई झगड़ा मोल ले रहे हैं, अपने सैन्य बल पर खर्चा कम करें, अपनी आर्थिक स्थिति को सुधारें। ठीक है, जिससे पश्चिमी के देशों से जो हमारे संबंध हैं वो थोड़े से सही हो जाएं। ठीक है, उसके बाद है नेक्स्ट पॉइंट, गतिरोध अर्थव्यवस्था के विकास हेतु, यानी कि वहाँ की जो अर्थव्यवस्था थी उसकी गति जो बिल्कुल रुक सी गई थी, उसमें गति करने के लिए भी उन्होंने कुछ सुधार किए थे, है ना। सोवियत संघ की अर्थव्यवस्था सुस्त यानी गतिरुद्ध हो गई थी, यानी कि यह इस तरह से लगने लग गया था कि अर्थव्यवस्था बिल्कुल रुक गई है, यहाँ कोई विकास नहीं हो रहा है, अतः अर्थव्यवस्था को रफ्तार या गति देना आवश्यक हो गया था। तो इसलिए इन्होंने यही सुधार किए थे, इसलिए ये बाध्य हुए थे कि वरना तो सोवियत संघ धीरे धीरे ख़त्म ही हो जाएगा। 1991 आते आते सोवियत संघ जो है ना वो बिखर जाता है पूरी तरह से, और अमेरिका का वर्चस्व हो जाता है पूरी दुनिया में, अमेरिका महाशक्ति बन के उभरता है। ठीक है, आगे चल के पढ़ेंगे इसे भी। अब उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन पहले देख लेते हैं कौन सा है। उसके बाद है हमारा प्रश्न नंबर 23 है। ठीक है, प्रश्न संख्या 23 है, मूलवासी और उनके अधिकारों का वर्णन करें। चलो, आपको उत्तर क्रमांक 23 डालना, उसके बाद इसका आंसर लिखना है। ठीक है, तो उत्तर क्रमांक 23 देखते हैं, यानी कि मूलवासी और उनके अधिकारों का वर्णन करें, यही क्वेश्चन था हमारा। ठीक है, तो आपको लिखना इसी तरह से, पहले आप डालेंगे उत्तर क्रमांक 23, फिर यहाँ से आंसर लिखना शुरू कर देंगे। ठीक है, चलो मैं इसका आंसर आपको बताता हूँ। वर्ष 1982 में संयुक्त राष्ट्र संघ का मतलब है यहाँ अमेरिका की बात हो रही है, द्वारा मूलवासियों को परिभाषित किया गया। वर्तमान में भारत सहित विश्व के अन्य भागों में लगभग 30 करोड़ मूलवासी रहते हैं, यानी कि पूरे विश्व की बात हो रही है भारत सहित, और इनमें 30 करोड़ की संख्या में मूलवासी रहते हैं। भारत में मूलवासियों के लिए अनुसूचित और जनजाति या आदिवासी शब्द का प्रयोग किया जाता है। भारत में मूलवासी के लिए हम क्या कहते हैं, अनुसूचित, जनजाति या आदिवासी शब्द का प्रयोग किया जाता है। ये भारत की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत है, ये भारत की जनसंख्या का कुल 8% है। ठीक है, तो भारत की जनसंख्या का ये 8% है। ठीक है, तो याद रखिएगा, भारतीय संविधान में इनको संवैधानिक सुरक्षा प्रदान की गई है, यानी कि संविधान के द्वारा इनके लिए सुरक्षा प्रदान की गई है। ठीक है, वर्ष 1975 में वर्ल्ड काउंसिल ऑफ इंडिजीनस पीपल का गठन किया गया, मतलब एक संस्था बनाई गई इनके लिए। ठीक है, जिससे मूलवासियों को एक वैश्विक राजनीति मंच मिला है। संयुक्त राष्ट्र संघ ने सबसे पहले इस परिषद को परामर्शदायी परिषद का दर्जा दिया है। भारत में संविधान के द्वारा और विधायिका के द्वारा बहुत से कानून बनाकर इनके अधिकारों की सुरक्षा को सुनिश्चित किया गया है, यानी कि भारतीय संविधान में कुछ ऐसे कानून बनाए गए हैं जिसके द्वारा इनके लिए सुरक्षा प्रदान की जा सके। उदाहरण के लिए वन अधिकार कानून इनके लिए बनाया गया था कि वन पे इनका कुछ अधिकार रहे 2006 में। इसी प्रकार का ये कानून है जो वन और उससे संबंधित उत्पादनों के संबंध में आदिवासियों के अधिकारों को सुनिश्चित करता है, क्योंकि आदिवासी ज़्यादातर जंगल के निवासी थे, यानी कि जंगल के क्षेत्रों में रहते थे, है ना।
इसलिए इनके लिए कानून बनाया गया था, वन अधिकार कानून 2006 में बनाया गया था। ठीक है, तो यहाँ से बहुविकल्पी भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि वन अधिकार कानून कब बनाया गया था, उसमें सन रहेगी, है ना, तो आपको लिखना होगा 2006। ठीक है, अब देखते हैं हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। अब प्रश्न संख्या 24 देखेंगे। नए राष्ट्र के रूप में भारत को किन चुनौतियों का सामना करना पड़ा? यानी कि जब भारत के लिए नई नई आज़ादी मिली थी उस समय कौन कौन सी चुनौतियों का सामना करना पड़ा, उनके बारे में हमें बताना है। ठीक है, जब भारत आज़ाद हुआ तो मुख्य रूप से यहाँ की जो जनसंख्या थी बहुत ज़्यादा गरीब थी, है ना। तो सबसे पहली प्राथमिकता यही थी सरकार के पास कि जनता के लिए गरीबी से कैसे उबारा जाए, और उसके बाद क्या थी, यहाँ का जो विकास था वो अवरुद्ध था। ठीक है, और लोकतांत्रिक व्यवस्था को लागू करना था। उससे पहले क्या था, यहाँ पे तानाशाही व्यवस्था थी, है ना। चलो देखते हैं। स्वतंत्रता के पश्चात नए राष्ट्र के रूप में भारत के सामने निम्न चुनौतियाँ थीं। तो फर्स्ट चुनौती स्वतंत्रता के पश्चात यानी कि स्वतंत्रता के बाद पहली और तत्कालिक चुनौती यह थी किस प्रकार भारत को एकता के सूत्र में बांधा जाए, क्योंकि भारत में अलग अलग छोटे छोटे क्या थी, रियासतें थीं। ठीक है, रियासतों के बारे में फ़िलहाल मैंने पढ़ा दिया है। ठीक है, तो आप जा कर के चैनल पर विजिट करेंगे, मिल जाएंगे क्वेश्चन। ठीक है, छोटी छोटी रियासतें थी अलग अलग, ठीक है, टुकड़ों में अलग अलग राज्य थे। ठीक है, यानी कि 565 के समथिंग रियासतें थी, यानी कि अलग अलग राज्य होते थे छोटे छोटे, और वहाँ पर राजा राज्य चला करते थे, और वो राजा होते थे अंग्रेज़ों के अधीन। ठीक है, तो अंग्रेज़ उनके द्वारा राज्य चलवाते थे और उनसे मनमाने ढंग से राज्य करवाते थे कि इतना पैसा इतना टैक्स वसूल के हमें दो और राज्य तुम चलाओ। ठीक है, तो यहाँ पर 565 देसी रियासतें थीं। ठीक है, आज़ादी के बाद इनके लिए क्या, एक अखंड देश बना दिया गया, मतलब रियासतें ख़त्म करके पूरा देश बन गया। ठीक है, तो कुछ राजा ऐसे थे ये अखंड भारत में शामिल होना नहीं चाहते थे, वो बोलते थे हमें तो अलग राज्य बनाना है। ठीक है, जैसे जम्मू कश्मीर था। ठीक है, और हैदराबाद वगैरह बहुत जगह दिक्कत आई, वो आगे आगे मैं पढ़ाता रहूँगा। ठीक है, चलो पढ़ते हैं। तो स्वतंत्रता के बाद सबसे बड़ी चुनौती थी एकता के सूत्र में बांधना। ठीक है, चुनौती नंबर 1। और क्या था, लोकतंत्र स्थापित करना, ये सबसे महत्वपूर्ण चुनौती थी। यानी कि उससे पहले तो वहाँ वोटिंग नहीं हुई थी, तो पहली बार 1950 में चुनाव होता है तो वोटिंग होती है, वोट पड़ते हैं, तो ये भी चुनौती थी आज़ादी के बाद, है ना। और तीसरी चुनौती थी विकास की। बस यही 3 चुनौतियाँ थी मेन। कौन कौन सी? पहली चुनौती थी एकता के सूत्र में बांधना, दूसरी थी लोकतंत्र स्थापित करना, तीसरी चुनौती थी विकास की। ठीक है, तो याद हुई ना तीनों चुनौतियाँ। तीसरी चुनौती ऐसे विकास की थी जिसमें पूरे समाज अर्थात सभी वर्गों को समाहित किया जाए, यानी कि सबका विकास हो सके। ठीक है, तो आपको ये भी क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। अब देखना है हमें प्रश्न संख्या 25। ठीक है, 25 में क्या कह रहा है, भारत के विभाजन के क्या परिणाम हुए, संक्षिप्त में चर्चा करो। ठीक है, चलो ये देखते हैं प्रश्न संख्या 25 का आंसर। तो ये तो आपको पता है कि भारत को आज़ादी 1947 में मिली है ना। भारत कब आज़ाद होता है? 1947 में ये भारत आज़ाद होता है। लेकिन भारत के ऊपर एक और देश है यहाँ पे, है ना, पाकिस्तान, इसको भी आज़ादी मिलती है उसी समय। ये भी कब आज़ाद होता है? भारत के साथ ही आज़ाद होता है ये भी, है ना, क्योंकि पहले तो ये भारत का ही हिस्सा हुआ करता था, है ना। और यहाँ पर एक दो देश और था इसके नीचे, यहाँ पे कौन सा देश है, यहाँ पे ये वाला, ये पूरा है बांग्लादेश। ठीक है, ये बांग्लादेश पाकिस्तान का हिस्सा हुआ करता था। 1947 में जब भारत को आज़ादी मिली थी तो पाकिस्तान का बंटवारा हो गया था, भारत से अलग किया गया। तो पाकिस्तान ये वाला हिस्सा और ये पूर्वी पाकिस्तान, ये पश्चिमी। और 1971 आते आते क्या होता है, ये बांग्लादेश बन जाता है, ये पाकिस्तान से अलग हो जाता है। ये भी मैंने पढ़ा दिया, पाकिस्तान अलग क्यों हो जाता, मतलब ये पाकिस्तान से अलग क्यों हो जाता है बांग्लादेश। ठीक है, और आगे भी पढ़ाऊँगा अभी। चलो देखते हैं, पहले हमारा क्वेश्चन ये है 25। ठीक है, भारत के विभाजन के क्या परिणाम हुए, संक्षिप्त में चर्चा करना है आपको। ठीक है, तो भारत को आज़ादी 1947 में मिली, ये तो आपको पता चल गया। ठीक है, अब करना स्थानांतरण। वर्ष 1947 में विभाजन के बाद व्यापक पैमाने पर लोगों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित होना पड़ा। यह स्थानांतरण आकस्मिक, अनियोजित तथा त्रासदी से परिपूर्ण था। यानी कि यह सब कुछ अचानक हो गया। यानी कि 2 संप्रदाय के लोग रहते थे, यानी कि यहाँ से कुछ हिंदू इधर आए, यहाँ से कुछ मुस्लिम उधर गए। ठीक है, और यहाँ पे बहुत ज़्यादा मारकाट भी भई, लड़ाई झगड़ा भी हुआ। इस दौरान बहुत ज़्यादा
मतलब कत्ल हुए थे, ठीक है। यहाँ पर भी लड़ाई झगड़े हुए और कुछ लोग इधर जाना मतलब उनकी संपत्ति छोड़कर इधर से उधर जाना, बहुत ज़्यादा परेशानियाँ वहीं एकदम से अचानक हो गया, ठीक है। तो सबसे बड़ी दिक्कत यही थी। तो यहीं पर यही बताया गया था। स्थानांतरण का मतलब क्या होता है कि स्थान बदलना, ठीक है। एक स्थान से दूसरे स्थान पर लोग इधर से उधर गए थे, ठीक है। उसके बाद है सांप्रदायिक दंगों के केंद्र का उद्भव। उस समय जगह जगह क्या हुआ, सांप्रदायिक दंगे। सांप्रदायिक दंगों का मतलब होता है धार्मिक लड़ाई। क्या इसका मतलब होता है धार्मिक लड़ाई, ठीक है। तो धार्मिक लड़ाइयाँ भी उस समय बहुत ज़्यादा हुई। सांप्रदायिक दंगे यहाँ पे हुए थे लाहौर में, ठीक है। तो इधर लाहौर है और इधर सिख लोग ज़्यादा थे, या वहाँ पे उनका सिखों का है भी कुछ, ठीक है। तो मतलब गुरुद्वारा है। तो यहाँ इस क्षेत्र में भी दंगे हुए, क्योंकि अब तो ये लाहौर पाकिस्तान में पहुँच गया, ठीक है। तो जगह जगह पर सांप्रदायिक दंगे हुए, कहाँ कहाँ हुए चलो देख लेते हैं। लाहौर है, अमृतसर में हुए थे, अमृतसर भी यहाँ पे है, ठीक है, इधर, ठीक है। यहाँ पे है अमृतसर राजस्थान में, यहाँ पर एक दरगाह है, ठीक है। तो यहाँ पर भी दंगे हुए थे। तो हिंदू मुस्लिम दंगे हुए थे ज़्यादातर उस समय। सांप्रदायिक मतलब होता है धार्मिक लड़ाई, दो धर्मों के बीच में लड़ाइयाँ थीं ये, ठीक है। लाहौर, अमृतसर और कलकत्ता, वर्तमान में कोलकाता है ये। कलकत्ता अब कहाँ पे है, ये अपना ये हो गया हमारा, क्या है ये, तो पश्चिम पश्चिम बंगाल अपना इधर रहा, ये बांग्लादेश बन गया, ठीक है। तो यहाँ से देखो ये पूर्वी पहले पाकिस्तान था, इधर है, ठीक है, कलकत्ता। तो यहाँ पे ये कलकत्ता में भी झगड़े हुए थे, ठीक है, दो धर्मों को लेकर के। तो ये क्या हुआ, दंगाई क्षेत्र बन गए, यानी कि सांप्रदायिक दंगे हुए थे यहाँ पर लाहौर में, अमृतसर और कोलकाता, ठीक है। जो कलकत्ता है अभी जैसे शहरों में सांप्रदायिक दंगों के केंद्र बन गए। मतलब यहाँ बहुत ज़्यादा दंगे, यहाँ एक समुदाय के लोग दूसरे समुदाय के क्षेत्रों से नहीं गुजरते थे, ठीक है। तो मतलब यहाँ पर अगर दो समुदाय के लोग रह रहे हैं तो वहाँ पर दिक्कत हुआ करती थी। जैसे मान लीजिए यहाँ से रास्ता दूसरे धर्म वालों का है ना, यहाँ से जाना है, तो वो मतलब दूसरे रास्ते से कहीं से जाते थे, है ना। ऐसा नहीं था कि आमने सामने से गुजरते थे। इतनी लड़ाई बढ़ गई थी उस समय, ठीक है। तो ये भी बहुत बड़ी घटना थी। उसके बाद शिविरों में शरण दोनों ओर के, यानी कि दोनों ओर का मतलब है विभाजन, भारत और पाकिस्तान, ठीक है। अल्पसंख्यकों को अपने घरों को छोड़कर भागना पड़ा तथा अस्थायी शरणार्थियों को शिविरों में शरण लेनी पड़ी। अब दोनों जगह के अल्पसंख्यक मतलब है, यहाँ कम संख्या में हिंदू थे, यहाँ कम संख्या में मुस्लिम थे। तो दो अल्पसंख्यक मतलब है जिनकी संख्या कम थी। तो कुछ लोग चले गए थे यहाँ से इधर, इधर से इधर, ठीक है। तो उन लोगों को अब ये यहाँ से पूरी संपत्ति छोड़ करके इधर आएंगे तो इन्हें जगह जगह सड़कों पर रहना पड़ेगा, शिविरों में रहना पड़ेगा, ठीक है। तो इनके पास बहुत ज़्यादा समस्या थी। यहाँ मतलब लाखों लोग इधर आए हैं, ठीक है। तो कुछ तो रास्ते में भूख से मर गए थे तड़प करके, ठीक है। थोड़ा बहुत सामान ला सकते उतना लाए, ठीक। तो शिविरों में इन्हें शरण लेनी पड़ी। आर्थिक क्षति, विभाजन के समय दोनों ओर के लोगों द्वारा बहुत सी संपत्तियां नष्ट कर दी गईं। यानी कि लोगों में लड़ाई हुई थी, झगड़ा हुआ था, संपत्तियां नष्ट हो गईं, जिससे भारत और पाकिस्तान दोनों देशों की व्यापक आर्थिक क्षति हुई। उद्योग धंधों का पतन हो गया, ठीक है। उद्योग बंदे कैसे, जो उद्योगों के उद्योग थे, धंधे थे, कारखाने थे, वो क्या मतलब पूरी तरह से ठप हो गए, पतन हो गया, ठीक है। अन्य परिणाम, वित्तीय संपदा के साथ साथ टेबल कुर्सी, टाइपराइटर, सरकारी तथा रेलवे कर्मचारियों का भी बंटवारा हुआ। यानी कि हर चीज़ बट गई थी, टेबल कुर्सी से लेकर के रेलवे कर्मचारी, रेल की पटरियां वगैरह सब कुछ बंटवारा हो गया था पूरी तरह से। तो यही सब कुछ परिणाम थे भारत और पाकिस्तान के बंटवारे के। आई होप आपको ये भी क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न संख्या 26 है। आपातकाल की घोषणा के लिए सरकार द्वारा दिए गए तर्कों के बारे में बताइए। यानी कि जब आपातकाल की घोषणा कर दी गई थी इंदिरा गांधी के द्वारा, तो जनता ने पूछा था कि अचानक से आपातकाल की घोषणा क्यों की गई है। तो सरकार के द्वारा कुछ तर्क दिए गए, कुछ बातें बताई गई थी, उनके बारे में आपको बताना है, ठीक है। तो देखते हैं इसका आंसर। उत्तर क्रमांक ये 26 है, ठीक है। आपको जैसे मैंने बताया वैसे ही लिखना है एग्ज़ाम में, ठीक है, तभी आपको अच्छे नंबर मिलेंगे। अब तर्क हमारा यहाँ से शुरू होता है, ये ठीक है, ये 5 अंक वाला ये प्रश्न है। आपातकाल की घोषणा के लिए सरकार द्वारा दिए गए तर्कों के बारे में बताइए। यही प्रश्न था हमारा मॉडल पेपर में सेम, ठीक है।
तो आपातकाल की घोषणा के लिए सरकार द्वारा निम्नलिखित तर्क दिए गए थे। पहला तर्क था विपक्षी दल और संसदीय राजनीति द्वारा शासक दल को अपनी नीतियों के अनुसार शासन चलाने नहीं दिया था। सरकार ने यह बताया था कि आपातकाल हमने इसलिए लगा दिया कि लोग बहुत ज़्यादा आंदोलन कर रहे थे, है ना, क्या कर रहे थे, आंदोलन कर रहे थे, और हमें अपनी मतलब जो आंदोलनकारी थे और विपक्षी दल थे, विपक्षी मतलब होता है, विपक्षी दल कौन से होते हैं, विपक्षी दल का मतलब होता है जो लोग मतलब सरकार से बाहर होते हैं, ठीक है। जैसे अभी यहाँ पे सरकार किसकी है, और बीजेपी की है ना, और बाकी पार्टी कांग्रेस वगैरह क्या सरकार से बाहर हैं, तो जो कांग्रेस है वो विपक्षी पार्टी हो गई, है ना। उस समय सरकार किसकी थी, कांग्रेस की होती है, ठीक है। जब आपातकाल की घोषणा की जाती है उस समय कांग्रेस की सरकार होती है, तो कांग्रेस सरकार द्वारा आपातकाल की घोषणा की जाती है। तो आपातकाल लगाने के बाद सरकार ये बोलती है कि हमें शासन जो है पूरी सही तरह से चलाने नहीं दिया जा रहा था, इसलिए हमने आपातकाल की घोषणा कर दी, ठीक है। आंतरिक गड़बड़ी का संकेत देकर 1975 में आपातकाल लगाया गया था। यदि देश के लिए बहुत ज़्यादा खतरा है इसलिए हमने आपातकाल की घोषणा लगा दी और यह कह दिया, ठीक है। आंतरिक कलह व गृहयुद्ध की स्थिति थी जो कि राष्ट्र की एकता के लिए खतरा बन गया था, कि राष्ट्र की एकता के लिए भी खतरा है, ठीक है। गृहयुद्ध मतलब देश के अंदर ही युद्ध हो सकता है, जब देश के अंदर ही युद्ध होगा तो क्या होगा, देश का विभाजन हो जाएगा, देश का बंटवारा हो जाएगा फिर से, है ना। इसलिए उन्होंने ये हवाला दे दिया कि अगर हम आपातकाल की घोषणा नहीं करते तो देश के अंदर गृह युद्ध हो जाता, घर के अंदर यानी कि देश के अंदर ही युद्ध हो जाता और देश का फिर से बंटवारा हो जाता, ठीक है। इसलिए हमने आपातकाल की घोषणा की, इन्होंने ये तर्क दिया, ठीक है। आंतरिक गड़बड़ी का संकेत देकर वर्ष 1975 में आपातकाल लगाया था। उसके बाद आंतरिक कलह व गृहयुद्ध की स्थिति थी जो कि राष्ट्र की एकता के लिए खतरा बन गया था, इन्होंने ये तर्क दिया था। और कौन सा तर्क दिया था, देश के विरुद्ध अंतर्राष्ट्रीय ताकतों से गठबंधन करने की साजिश की जा रही थी, कि देश के अंदर जो है ना दूसरे देश, कुछ लोग ऐसे हैं वो दूसरे देशों से अंतर्राष्ट्रीय संगठन बना रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं, देश के लिए खतरा पहुंचा सकते हैं आगे चल के, इसलिए हमने क्या किया, मतलब वो लगा दिया आपातकाल, ठीक है। आपातकाल के समय बहुत से जो विपक्षी दल के नेता थे उनके लिए क्या किया गया था, मतलब बंद कर लिया गया था जेल वगैरह में, ठीक है। तो यही था। तो आई होप आपको ये भी क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। तो आज के वीडियो लेक्चर में अपन ने लघु उत्तरीय प्रश्न देखे, ठीक है। अब नेक्स्ट वीडियो में दीर्घ उत्तरीय प्रश्न को कवर कर लेंगे, यानी कि पूरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और अपनी सभी दोस्तों को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक्स वॉचिंग फॉर वीडियो।